नमस्कार दोस्तों, मैं बीरबल यादव पढ़ाऊंगा आपको रीजनिंग एक नए अंदाज में। रीजनिंग नए अंदाज में पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें बाय स्टडी यूट्यूब चैनल और चैनल को सब्सक्राइब करें और बनिए जीरो से लेकर। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म चौधरी आपको पढ़ाऊंगा राजनीति विज्ञान एक नए अंदाज में। पढ़ने के लिए आज ही ज्वाइन करें बाय स्टडी यूट्यूब चैनल। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दोस्तों नमस्ते, मोस्ट वेलकम बाय स्टडी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस क्लास में हम बाल विकास से संबंधित अवधारणाओं के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत बाल विकास की अवधारणा का उद्भव कैसे हुआ, शुरुआत किस प्रकार से, उसके बारे में हमने जानने का प्रयास किया था। आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि बाल विकास की अवधारणा में अभिवृद्धि एवं विकास की अवधारणा किस प्रकार से कार्य करती है। बाल विकास के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण संकल्पना है अभिवृद्धि एवं विकास। अभिवृद्धि का मतलब लिया जाता है बच्चे की ग्रोथ की। अगर बात की जाती है कि बच्चा किस प्रकार से अपनी ग्रोथ करता है, और ग्रोथ के साथ में दूसरा इसके साथ में कारक जुड़ा हुआ है जिसे अपन डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। डेवलपमेंट दो प्रकार की अवधारणाएं हमारे साथ में जुड़ी हुई है, अभिवृद्धि एवं विकास। बाल विकास के लिए दोनों संकल्पनाएं साथियों अति आवश्यक है, और दोनों के द्वारा ही एक बच्चा अपना सबसे अच्छा विकास कर पाता है। कि जब बच्चा अपना विकास कर रहा है तो उसमें अभिवृद्धि एवं विकास की दोनों जो अवधारणाएं वो साथ में मिलकर के काम करती है। उसी प्रकार से काम करते हैं जिस प्रकार से एक सिक्का होता है, उसके दो पहलू होते हैं, हेड और टेल। उसी प्रकार से बाल विकास में भी ये दोनों चीजें बड़ी कारगर होती है, अभिवृद्धि एवं विकास, जिसको अपन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। साथियों संकल्पना एक है, अवधारणा एक है, लेकिन फिर भी शाब्दिक रूप में दोनों में अंतर पाया जाता है। तो पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अभिवृद्धि क्या है और विकास क्या है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बात करते हैं कि हमारे सामने सपोज दैट एक बालक है, और इस बालक के बारे में हम बात करें इसकी अभिवृद्धि एवं विकास के बारे में। तो ये जो बालक है इसका किस प्रकार से अपना अभिवृद्धि करता है और इस बालक का किस प्रकार से विकास होता है। तो दो चीजें इसके साथ में जुड़ गई, एक तो इसकी ग्रोथ और एक इसका विकास। अवधारणात्मक रूप में अगर इन दोनों को समझने का प्रयास हम करें तो बच्चे के विकास में जो अभिवृद्धि है और इसके साथ में दूसरी जो संकल्पना जुड़ी है साथियों, जिसको अपन ने विकास कहा है। हालांकि बच्चे के विकास में दोनों अवधारणाएं महत्वपूर्ण है, लेकिन फिर भी दोनों में अंतर पाया जाता है। और अंतर किस प्रकार का है कि अभिवृद्धि अपने आप में ये हमारे शारीरिक पक्ष में होने वाला परिवर्तन जो है, शारीरिक पक्ष में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अपने आप में क्या कहलाता है, अभिवृद्धि के नाम से जाना जाता है। और अगर विकास किसके साथ में बात करें तो विकास में साथियों शारीरिक पक्ष भी आता है और इसके साथ में मानसिक पक्ष दोनों शामिल किए जाते हैं, जिसमें अपन कहें शारीरिक एवं मानसिक दोनों पक्षों को शामिल करते हैं किसके अंतर्गत, विकास के अंतर्गत। तो विकास में दोनों संकल्पनाएं बराबर काम करेंगी, शारीरिक पक्ष भी काम करेगा और मानसिक पक्ष भी काम करेगा। इसी के साथ में अगर अभिवृद्धि को अपन देखना चाहें तो अभिवृद्धि अपने आप में केवल हमारे बाह्य पक्ष से जुड़ी हुई है। कौन से पक्ष से जुड़ी हुई है? बाह्य पक्ष से जिस अवधारणा का संबंध लिया जाता है साथियों हम उसे अभिवृद्धि कहते हैं, और विकास का संबंध होता है बाह्य प्लस एवं आंतरिक। दोनों पक्षों की अगर बात की जाए तो बाह्य और आंतरिक पक्ष को ही हमारे द्वारा विकास की अवधारणा के नाम से जाना जाता है। एक बड़ी बात और आती है कि जो अभिवृद्धि है, इस अभिवृद्धि का अपने आप में जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र कैसा होता है, सीमित क्षेत्र होता है। सीमित क्षेत्र इसलिए होता है साथियों को कि इसका संबंध केवल एक बच्चे की लंबाई के बढ़ने से लिया जाता है, इसके शारीरिक पक्ष में कौन कौन से परिवर्तन आ रहे हैं, इसलिए ये अवधारणा एक क्षेत्र विशेष तक सीमित हो जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि अभिवृद्धि का क्षेत्र सीमित है। लेकिन इसी के साथ में एक बात और आती है, अगर विकास की बात की जाए तो विकास एक व्यापक अवधारणा के रूप में काम करती है। विकास एक कैसी अवधारणा है? व्यापक अवधारणा है। और इसी के साथ में जो अभिवृद्धि है, ये अभिवृद्धि अपने आप में क्या होती है, एक निश्चित समय तक प्रभावी होती है। निश्चित समय तक
जो प्रभावी रहती है उस संकल्पना को हमारे द्वारा अभिवृद्धि का नाम दिया जाता है। साथियों ये सभी को पता है कि एक बच्चा जब अपना विकास करता है तो एक उसकी निश्चित उम्र होती है जहां तक वो अपनी सर्वोत्तम लंबाई को प्राप्त कर लेता है। सामान्यतः एक बालक जो अपना शारीरिक लंबाई के अगर विकास की बात करें तो मैक्सिमम 18 वर्ष तक एक बच्चा क्या करता है, अपना शारीरिक जो अभिवृद्धि का कार्य है उसको लगभग पूरा कर लेता है। तो अभिवृद्धि है उसका अपने आप में क्या है, एक सीमित क्षेत्र है। लेकिन इसी के साथ में अगर हम विकास की अगर बात की जाए तो विकास जीवन पर्यंत चलने वाली संकल्पना है। जो जीवन पर्यंत चलने वाली संकल्पना है, चलने वाली अवधारणा है, उस चलने वाली अवधारणा को ही क्या कहा जाता है, विकास कहा जाता है। एक बात इसके साथ में और आती है कि जो अभिवृद्धि है, अभिवृद्धि अपने आप में साथियों निश्चित समय के साथ में एक चीज और जुड़ती है कि ये अपने मूर्त स्वरूप में प्रभावी होती है। मूर्त स्वरूप अगर अपन कहें कि इसका सीधा सा मतलब है कि ये साक्षात विद्यमान, ये दिखाई देती है, जिसको हम देख सकते हैं कि बच्चा धीरे धीरे किस प्रकार से अपना विकास कर रहा है, इस चीज को नोटिफाई किया जा सकता है। लेकिन इसी के साथ में अगर अपन विकास की अवधारणा को देखें तो विकास में क्या होता है साथियों, ये मूर्त और अमूर्त दोनों स्वरूपों में कार्य करती है। मूर्त स्वरूप भी रहता है इसके साथ में और यहाँ अमूर्त स्वरूप भी कार्य करता है। तो दोनों स्वरूप मिलकर के विकास की अवधारणा को विकसित करने का कार्य करते हैं। तो दोनों अवधारणाओं में उसी प्रकार से अंतर पाया जाता है जिस प्रकार से एक बालक के शारीरिक पक्ष और मानसिक पक्ष की बात की जाती है। इसी के साथ में अगर हम देखना चाहें, इसमें एक परिवर्तन और जुड़ता है इसी के साथ में, अभिवृद्धि को और आगे की ओर बढ़ाएं तो अभिवृद्धि अपने आप में क्या होती है साथियों, इसमें केवल गुणात्मक परिवर्तन आते हैं। कौन से परिवर्तन, इसके अंतर्गत अपन मात्रात्मक पक्ष की बात करते हैं। यहां मात्रात्मक परिवर्तन प्रभावी होते हैं। कौन से परिवर्तन साथियों, मात्रात्मक जो परिवर्तन आते हैं वो अभिवृद्धि में आते हैं। और इसी के साथ में अगर विकास की बात की जाए तो मात्रात्मक परिवर्तनों के साथ में यहाँ गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों प्रकार के परिवर्तन यहाँ विकास की अवधारणा में नजर आते हैं। तो एक सामान्य सा अंतर है इसके अंतर्गत अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर्गत। एक बात और आती है साथियों इसी के अंतर्गत, यदि अभिवृद्धि की बात की जाती है तो अभिवृद्धि के अंतर्गत क्या होता है, ये केवल विवृद्धि को सूचित करता है। विवृद्धि सूचक जो संकल्पना है वो कौन सी है, अपने आप में हम उसे अभिवृद्धि के नाम से जानेंगे। लेकिन विकास के अंतर्गत दोनों प्रकार की अवधारणाएं बराबर कार्य करती हैं। जे विवृद्धि भी होता है, विवृद्धि एवं हास्य सूचक भी होता है। दोनों प्रकार के इसमें परिवर्तन आते हैं इसके अंतर्गत और विकास में। या हो सकता है कि बच्चे का विकास जब चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, तो उसमें भी वृद्धि होती रहती है, बढ़ोतरी होती रहती है। और कभी कभी अगर विकास नकारात्मक दिशा में चला जाता है तो उसमें परिवर्तन, गिराव भी शुरू होता है। तो यहाँ हास्य की भी संभावना बनती है इसके अंतर्गत, इस विकास की अवधारणा के अंतर्गत। तो दोनों प्रकार के यहाँ परिवर्तन नजर आते हैं इस अभिवृद्धि एवं विकास की संकल्पना में। ये अवधारणात्मक रूप में दोनों में अंतर है, लेकिन फिर भी विकास दोनों संकल्पनाओं से मिलकर के ही प्रभावी होता है। तो बाल विकास के अंतर्गत हम बात करते हैं अभिवृद्धि विकास, और इन दोनों के साथ में ही बच्चा अपना क्या करता है, विकास करता है। तो इसी के आधार पर विकास की कुछ संकल्पनाएं काम करती हैं जिसे विकास के नियमों के नाम से जाना जाता है। विकास के नियम क्या क्या होते हैं कि किन किन नियमों के आधार पर एक बच्चा अपना विकास करता है। तो इस विकास के नियमों की बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे रूल्स हैं जिन रूल्स के आधार पर एक बच्चा अपना विकास कर रहा है। तो साथियों इस बाल विकास के जो नियम है उसमें एक हमारे सामने पहला नियम आता है जिसे कहा जाता है हमारे द्वारा
फर्स्ट नियम की बात करें, समान प्रतिमान का नियम। समान प्रतिमान का नियम। साथियों, सबसे पहला जो रूल आ रहा है विकास के नियमों के रूप में, उसे समान प्रतिमान का नियम कहा जाता है। समान प्रतिमान का नियम क्या कहता है कि जब भी बच्चे का विकास होता है तो उस बच्चे के विकास क्रम के जो रूप हैं, जो उसके मॉडल्स हैं, वो मॉडल्स या जिसको अपन प्रतिमान कहते हैं, वो लगभग एक समान रूप में कार्य करते हैं। सभी बच्चे जन्म लेने के बाद में लगभग एक ही मॉडल के रूप में, कि पहले शैशवावस्था के अंतर्गत आएंगे, फिर बाल्यावस्था में जाएंगे, फिर किशोरावस्था में जाएंगे, फिर प्रौढ़ावस्था में जाएंगे, और इस प्रकार से विकास की अवधारणा चलती रहती है। तो इसी प्रकार से हम इस बाल विकास के फर्स्ट नियम को जानते हैं कि यहाँ सभी बच्चे एक मॉडल के रूप में, एक प्रतिमान के रूप में अपना विकास करते हैं। इसीलिए विकास का इसे पहला नियम कहा जाता है, समान प्रतिमान का नियम। कहने का मतलब कि सभी बच्चे एक समान मॉडल के रूप में अपना विकास करते हैं। साथ ही दूसरा नियम भी कार्य करता है, जिसे कहा जाता है क्रमबद्धता का नियम। क्रमबद्धता का नियम। बाल विकास का एक दूसरा नियम आता है, जिसे क्रमबद्धता के नियम के नाम से जाना जाता है। क्रमबद्धता का नियम ये कहता है कि जब बच्चे का विकास हो रहा है तो विकास की जो अवस्थाएं पाई जाती हैं, उन विकास की अवस्थाओं का क्या होता है, जो हमारे विकास की अवस्थाएं हैं, उन अवस्थाओं का एक क्रम होता है, और उसी क्रम के हिसाब से बच्चा क्या करता है, अपना विकास करता है। हम ये देखते हैं कि सबसे पहले जो हमारे विकास के अंतर्गत, जैसा कि हमने प्रत्यक्ष रूप में देखा कि सबसे पहले हमारे सामने जो अवस्था आई है बाल विकास की, हम उसे शैशवावस्था के नाम से जानते हैं, और यही शैशवावस्था के बाद में बच्चा दूसरी अवस्था में जाता है, जिसे बाल्यावस्था कहा जाता है, और इसी के बाद में तीसरी अवस्था आती है, जिसे किशोरावस्था कहा जाता है। इन सभी बालकों का जो विकास करने का क्रम है वो एक निश्चित रूप में प्रभावी होता है, इसीलिए अपने आप में जो विकास का नियम कार्य करता है, साथियों हम उसे क्रमबद्धता के नियम के नाम से जानते हैं। इसी में तीसरा नियम और आता है, जिसे कहा जाता है सतत विकास का नियम। सतत विकास का नियम, रूल ऑफ कंटिन्यूटी। सतत विकास का नियम क्या कहता है कि विकास एक ऐसी अवधारणा है जो लगातार रूप में चलती है, ये कभी रुकती नहीं है, अनवरत रूप में हमेशा विकास प्रभावी रहता है। यदि सभी बच्चे जन्म लेने के बाद में जिनका जन्म हुआ, सभी बच्चे समान रूप में क्या करते रहते हैं, अपना विकास करते रहते हैं, और वो विकास कभी भी रुकता नहीं है। इसीलिए रुकने नहीं के कारण ये अपने आप में सतत विकास, ऐसे लगातार विकास का नियम भी कहा जाता है। इसी के साथ में एक नियम और आता है, जिसे कहा जाता है परस्पर संबंध का नियम। परस्पर संबंध का नियम। साथियों, इस परस्पर संबंध के नियम में ये होता है कि जब बच्चा अपना विकास करता है तो विकास की जो अवस्थाएं हैं उनमें पारस्परिक रूप में संबंध पाया जाता है। कहने का मतलब कि बच्चे ने शैशवावस्था में जितना सीखा उस कार्य का लाभ वो बाल्यावस्था में लेता है, बाल्यावस्था में जितना उसने सीखा वो किशोरावस्था में सीखता है, और किशोरावस्था में जो उसने अनुभव प्राप्त किए साथियों, वो अनुभव वो अपनी आगे आने वाली प्रौढ़ावस्था के अंतर्गत काम में लेता है। तो इसी प्रकार से कहा जा सकता है कि जब विकास की हम बात करते हैं तो उसमें परस्पर संबंध का नियम भी कार्य करता है। इसी के साथ में एक नियम और आता है, जिसे कहा जाता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। विशिष्ट क्रियाओं का नियम। सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। इस नियम में ये कहा जाता है कि बच्चा पहले बहुत सामान्य कार्य करना सीखता है, और उन सामान्य कार्यों से बच्चा क्या करता है, आगे की ओर विशिष्ट कार्यों की ओर सीखने का कार्य करता है। तो पहले बच्चे के द्वारा सरल कार्य किए गए, फिर उन सरल कार्यों में भी बच्चा विशेषीकरण प्राप्त करने का प्रयास करने लग जाता है। धीरे धीरे बच्चा उस कार्य में अपने आप को विशेषज्ञ के रूप में बनाने का प्रयास करने लगता है, और इसीलिए इसे कहा जाता है सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम। उसके बाद में एक अगला नियम और आता है साथियों, जिसे कहा जाता है निश्चित दिशा का नियम। निश्चित दिशा का
नियम। साथियों, निश्चित दिशा का नियम क्या कहता है कि विकास की अपने आप में एक निश्चित दिशा होती है। विकास की क्या होती है? विकास की निश्चित दिशा होती है और उसी दिशा में विकास हमेशा प्रभावी होता है। ये जो निश्चित विकास की अवधारणा है ये हमेशा सिर से लेकर के पैर की ओर कार्य करती है। किससे किसकी ओर? सिर से पैर की ओर जो अवधारणा कार्य कर रही है उस अवधारणा को ही अपने आप में निश्चित दिशा के नियम के नाम से जाना जाता है कि विकास की अपने आप में क्या है? एक निश्चित दिशा है। किससे किसकी ओर? सिर से पैर की ओर। जैसा कि मनोविज्ञान कहता है कि एक बच्चा जब जन्म लेता है तो उसके समय अगर बात करें तो उसके जो मस्तिष्क का भाग होता है, सर का जो भाग है, उसके शेष शरीर के भाग की तुलना में 1/4 भाग होता है। ये जन्म के समय उसके अगर हम सिर की बात करें तो कहने का मतलब बच्चे ने पहले अपने सिर का विकास किया है और उसके बाद में सिर का विकास होने के कारण वो धीरे धीरे शेष शरीर के अंगों का विकास करता है। वो विकास नीचे की तरफ चलता रहता है और इसी कारण इस विकास को हमने नाम दिया है सिर से पैर की ओर वाला विकास का नियम इसे कहा गया है। इसी कारण सिर से पैर की ओर विकास करने के कारण इसे मस्तिष्कोन्मुखी विकास नियम भी कहा जाता है। मस्तिष्कोन्मुखी विकास नियम भी कहते हैं। साथियों, बहुत उपयोगी चीज है, परीक्षा में पूछा भी गया था इनके एग्जाम के अंतर्गत कि मस्तिष्कोन्मुखी विकास क्या होता है। तो मस्तिष्कोन्मुखी विकास क्या होगा? ऐसा विकास जिसके अंतर्गत ये जानने का प्रयास किया जा रहा है कि एक बच्चा पहले अपने सर मस्तिष्क का विकास कर रहा है और उसके बाद में उसके शेष शरीर के अंगों का विकास हो रहा है, तो इसे हम मस्तिष्कोन्मुखी विकास सिद्धांत कहते हैं। जिस प्रकार से अगर एक बच्चे के विकास की बात अगर हमारे द्वारा की जाए, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे सामने एक बालक है और इस बालक के अगर हम विकास की बात करते हैं तो इस विकास की जो दिशा होगी, जो डायरेक्शन होगी इसकी, वो दिशा अपने आप में सर से पैर की ओर प्रभावी होती है। इसीलिए इसे मस्तिष्कोन्मुखी विकास नियम कहा जाता है। इसे सेफेलोपोड्यूल डेवलपमेंट थ्योरी भी कहा जाता है। सेफेलोपोड्यूल डेवलपमेंट इसे रूल भी कहा जाता है। सेफेलोपोड्यूल डेवलपमेंट क्या होता है? अपने आप में विकास की वह अवधारणा, वह नियम जिसके अंतर्गत पहले बच्चा अपना सर मस्तिष्क को अच्छी तरीके से डेवलप करता है, उसके बाद में फिर शरीर के अंगों का विकास होता रहता है। इसी में साथियों एक रूल और आता है आगे की ओर, अगला नियम जिसे कहा जाता है निकट दूर का नियम। निकट दूर का नियम। निकट दूर का नियम, निकट दूर का नियम में क्या होता है कि बच्चे के द्वारा पहले जो बालक होता है, बालिका होता है, उसके द्वारा क्या किया जाता है? अपने केंद्रीय भाग को मजबूत किया जाता है और उसके बाद में वो बच्चा जो अपना नियंत्रण धीरे धीरे वो शरीर के अंतिम छोर तक पहुंचाने का प्रयास करता है। इसीलिए इस निकट दूर के नियम को हम केंद्र से सिरों वाला विकास नियम भी कहते हैं। विकास नियम भी कहा जाता है। यानी विकास की वो अवधारणा जिसके अंतर्गत बच्चे के द्वारा पहले अपने केंद्रीय भाग को मजबूत किया जा रहा है और जब केंद्रीय भाग मजबूत हो जाता है तो उसके बाद में धीरे धीरे जो बच्चे का नियंत्रण है वो अपने शरीर के बाकी के हिस्सों की ओर बढ़ता चला जाता है। कहने का मतलब कि सबसे पहले बच्चे के द्वारा अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया जाता है, मस्तिष्क मेरुरज्जु को नियंत्रित करता है और अपनी सबसे पहले बच्चा गर्दन को नियंत्रित करता है, रीढ़ की हड्डी पर नियंत्रण स्थापित करता है। बच्चे ने गर्दन को कंट्रोल किया, अपनी रीढ़ की हड्डी को नियंत्रण किया और जब रीढ़ की हड्डी पर बच्चा कंट्रोल स्थापित करता है तो उसके बाद में जो उसका नियंत्रण है वो बाजू पर आता है और बाजू से बढ़ करके धीरे धीरे जो उसका नियंत्रण है वो अपने आप में उसके हाथों में आ जाता है, हाथों से उसकी हथेली में आ जाता है और फिर उसके बाद में अंगुलियों पर उस बच्चे का नियंत्रण प्रभावी होता है। तो ये लंबी प्रोसेस है जिसके अंतर्गत क्या करते हैं, ये देखने का प्रयास किया जा रहा है कि बच्चे ने पहले अपने केंद्रीय भाग को मजबूत किया है और जब बच्चा केंद्रीय भाग को मजबूत करता है तो फिर उसके बाद में
जो बच्चा है वो अपने से शरीर के अंग के अंतिम छोर तक अपना प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लेता है, इसीलिए अपन ने से निकट दूर का नियम कहा है। उसी के बाद में एक नियम और आता है जिसे कहा जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। साथियों एक चीज इसके साथ में और जुड़ती है, व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम। इस व्यक्तिगत विभिन्नता के नियम में ये कहा गया है कि जब व्यक्तियों का विकास हो रहा है तो व्यक्तिगत स्तर पर भी आपस में क्या पाई जाती है, भिन्नता पाई जाती है, और व्यक्तिगत स्तर पाई जाने वाली भिन्नता के कारण इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। इसी के समानांतर एक नियम और आता है जिसे कहा जाता है विकास की गति में भिन्नता का नियम। विकास की गति में भिन्नता का नियम। साथियों जो विकास की गति में भिन्नता का नियम है, यानी जब बच्चे का विकास हो रहा है तो विकास करने की जो बच्चे की गति है, स्पीड, उस गति में भी क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। हम ये देखने का प्रयास भी कभी कभी करते हैं कि ऐसा हमारे सामने आता है कि कई बच्चे 9 महीने में चल जाते हैं, 10 में चल जाते हैं, 12 में चलते हैं, 15 महीने में चलते हैं, तो उस विकास करने की गति में भी क्या है, थोड़ा सा अंतर पाया जाता है। कुछ बच्चे 7-8 महीने में कलरव करने लगते, 9-10 महीने में उच्चारण करने का प्रयास कर लेते, 11-12 महीने में बोलने का प्रयास भी करने लगते हैं। तो इस कारण से उन बच्चों की विकास की गति में भी भिन्नता पाई जाती है। इसी के साथ में साथियों एक अगला नियम और आता है इसी के अंतर्गत, जिसे कहा जाता है वर्तानुकार विकास का नियम। वर्तानुकार और विकास का नियम। वर्तानुकार विकास का नियम। साथियों वर्तानुकार विकास के नियम में ये जानने का प्रयास हम करते हैं कि विकास केवल एक केंद्रीकृत अवस्था नहीं है, बल्कि ये शरीर के सभी अंगों में समान रूप से होने वाला विकास है। शरीर के सभी अंगों में जो विकास होता है वो अपने आप में चहुमुखी विकास होता है, और इसी चहुमुखी विकास के कारण इसे सर्वांगीण विकास के नियम के नाम से भी जाना जाता है। यानी बच्चा केवल अपने केंद्रीय भाग को नहीं, बल्कि उस बालक के समस्त पक्षों का सर्वांगीण विकास होता रहता है। इसी कारण उसे क्या कहा जाता है, अपने आप में विकास का वर्तानुकार नियम भी कहा जाता है। साथियों जैसे हम बात करते हैं कि हमारे सामने एक बालक है और इस बालक के हर हिस्से में विकास हुआ है, और इसी कारण ये अपने आप में एक प्रकार का सर्कुलर बन जाता है, और इसी कारण इस नियम को अपन सर्कुलर रूल भी कहते हैं, विकास का वर्तानुकार नियम। साथियों इसी के साथ में एक नियम और आता है आगे की ओर, अंतिम, जिसको अपन कहते हैं अंतिम नियम के रूप में अपन वंशानुक्रम एवं वातावरण की संयुक्त क्रियाओं का नियम। वंशानुक्रम एवं वातावरण की संयुक्त क्रियाओं का नियम। बालक के विकास में साथियों देखना, बालक के विकास में न केवल उसके वंशानुक्रम हेरिडिटी का, बल्कि उसके वातावरण का भी बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर एक बच्चे के विकास की बात करें तो सबसे ज्यादा जो प्रभाव है बच्चे पर वो उसके वंशक्रम का पड़ता है। जैसा बच्चे ने हेरिडिटी पावर लिया है तो सबसे ज्यादा बाल विकास जो है वो कौन सी क्रिया से प्रभावित हो रहा है, उसके वंशानुक्रम से, और इसी के साथ में दूसरा टर्म जुड़ा हुआ वातावरण। इन दोनों के साथ में चल करके बच्चा अपना विकास करता है। तो विकास के हमारे साथ में साथियों बहुत सारे नियम आए हैं जिन्होंने हमने अनेक रूपों में जानने का प्रयास किया है। एक बार पुनः आपके सामने मैं रिवाइज करवाता हूँ कि विकास के हमने कौन कौन से नियम पढ़े। साथियों जो विकास का पहला नियम आया उसे हमने नाम दिया है समान प्रतिमान का नियम, और दूसरा नियम अपन ने लिया क्रमबद्धता का नियम, तीसरा आता है सतत विकास का नियम, चौथा आता है परस्पर संबंध का नियम, पांचवा लिया सामान्य से विशिष्ट क्रियाओं का नियम, छठा है निश्चित दिशा का नियम, और सातवां अपन ने लिया निकट दूर का नियम, जिसे प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट रूल के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के बाद में अपन ने नियम और लिया व्यक्तिगत विभिन्नता का नियम, और एक विकास की गति में भिन्नता का नियम, और एक नियम और लिया इसके साथ में अपन ने वर्तानुकार विकास का नियम। विकास केवल एक पक्ष में नहीं बल्कि सभी पक्षों में विकास होता है। और इसी के साथ में साथियों अपन ने एक नियम और पढ़ा वंशानुक्रम एवं
वातावरण की संयुक्त क्रियाओं का नियम। साथियों, अगली क्लास के अंतर्गत हम विकास के सिद्धांतों के बारे में भी चर्चा करेंगे और रेट के अंतर्गत ये बहुत शानदार चीज रहेंगी। आने वाले पेपर में भी हमें बहुत सारे क्वेश्चन इस टॉपिक में से देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे रीट के सिलेबस के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो पार्टीशन शामिल किया गया है वो बाल विकास के बारे में शामिल किया गया कि बाल विकास क्या है, कौन सी अवधारणा है और किस किस प्रकार के इसमें नियम कार्य करते हैं, कौन कौन से सिद्धांत है। तो अगली क्लास में साथियों बहुत शानदार क्लास होने वाली है, जिसके बारे में हम बाल विकास के सिद्धांतों के बारे में चर्चा करेंगे। तो प्लीज इस वीडियो का ज्यादा से ज्यादा यूज करें। आने वाले टाइम में बाय स्टडी चैनल के द्वारा अगली क्लासेस आपके सामने बहुत जल्दी आने वाली है। थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब बाय स्टडी चैनल। थैंक यू सो मच।